नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे थे और उसमें आज हम शुरू करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, 2 क्लास हो चुकी है अपनी और आज ये क्लास नंबर 3 है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इससे पहले की जो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 3 के अंतर्गत आती है आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी में व्यवहार के 3 पक्ष बताए गए। कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो उसके 3 पक्ष होते हैं। एक ज्ञानात्मक पक्ष जिसे संज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों से मिलकर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बनता है। ये चीज़ कहती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब सब किस किस से संबंधित है? देखो, संज्ञानात्मक क्षमताएं। तो संज्ञानात्मक अपना जो पक्ष होता है वो मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। अर्थात आपके जो दिमाग की कैपेसिटी वगैरह है, संज्ञान का ऐसे याद रखना, आप संज्ञान से याद रखोगे ज्ञान, और ज्ञान कहाँ होता है? दिमाग में होता है। मतलब ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, एक बुद्धि से रिलेटेड प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अर्थात आपकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं वो आपके संज्ञानात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में ऐसे ध्यान में रखना कि भाव। अब भाव क्या होते हैं? आपकी भावनाएं, आपके जो संवेग, आपके जो इंटरेस्ट, रुचियां वगैरह, और अभिप्रेरक मतलब जो आपकी अभिप्रेरणा है, मतलब मोटिवेशन एक तरीके से, और अभिवर्ती से मतलब दृष्टिकोण। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपके भावात्मक पक्ष का निर्माण करती है। और उसके बाद में आती है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को क्रिया से ध्यान में रखो। क्रिया, कोई भी चीज़ को करना, अर्थात हस्तचालित क्रियाओं और गति युक्त व्यवहार, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, फिरना, लिखना, कोई भी चीज़ हाथ से लिख कर बनाते हो, चित्र बनाना वगैरह, ठीक है, प्रकार से रचनाएं वगैरह जो भी करते हो, वो सब किस में आएंगे? क्रियात्मक पक्ष में आएंगे। तो ये इन कौशलों से संबंधित होता है क्रियात्मक पक्ष। तो आपका दिमाग से संबंधित, आपकी भावनाओं से संबंधित, और जो आप कार्य करते हैं उस हस्तचालित क्रियाओं, इन सब से मिलकर आपका क्या बनता है? व्यवहार बनता है। ये थी अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब हम इसमें एक एक को पढ़ेंगे कि भाई संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, और क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। और ये सब मिलेगी आपको इस 4 पेज की पीडीएफ में। देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा साइड में, यहाँ पर देखो ये 4 पेज की पीडीएफ है। इसमें ये पहला पेज था। इस प्रकार ये 4 पेज की ये पीडीएफ बनी हुई है। इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप इस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ऐड होकर उस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर ले लो डिस्क्रिप्शन में से, और वहाँ पर अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना ताकि हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब देखिए आगे है आपके व्यवहार के तीनों पक्ष। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों को समझते हैं। देखो, इन तीनों पक्षों की जो व्याख्या है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है। अब देखो, ब्लूम और उसके सहयोगी थे तो उन्होंने सब ने इसके लिए काम किया। तो देखो, संज्ञानात्मक पक्ष से इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण तो स्वयं बीएस ब्लूम ने किया था। कब किया था? 1956 में किया था। और जो भावात्मक पक्ष से इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था करथवाल तथा मसीहा ने किया था, और ब्लूम भी इनके साथ थे। मतलब इन तीनों ने मिलकर इस भावात्मक पक्ष का क्या किया था? आपके उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। और ये कब किया? 1964 में, 1964। और इसके अलावा क्रियात्मक पक्ष से, तो क्रियात्मक पक्ष के बारे में आपके इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण 1969 में सिम्पसन ने किया था। ठीक है, अब ओवरऑल बोले तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, और अलग अलग पूछे तो संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम, भावात्मक का करथवाल और मसीहा, ठीक है, मुख्यतया, और साथ में ब्लूम भी, और क्रियात्मक का पूछे तो सिम्पसन। अब देखो, आप मेन ध्यान में रखना, एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा। जैसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो सीधा बीएस ब्लूम करना है। क्या करना है? सीधा बीएस ब्लूम और ये डेट। अब भावात्मक का आएगा तो आपके करथवाल और मसीहा, ये 2 मिलेंगे आपको ऑप्शन में साथ में, तो इन 2 को करना है, और इसमें मिलेगा आपको सिम्पसन। ठीक है, अब देखो संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष देख लेते हैं, उसके बाद भावात्मक, और उसके बाद क्रियात्मक देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब देखो संज्ञानात्मक पक्ष होता है ना, तो उसका एक क्रम होता है। तो अपने संज्ञानात्मक पक्ष के जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहले आता है ज्ञान,
ज्ञान के बाद में आता है अवबोध, अवबोध के बाद में आता है ज्ञानोपयोग अनुप्रयोग, ज्ञानोपयोग को अनुप्रयोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है विश्लेषण, उसके बाद में संश्लेषण और उसके बाद में आता है मूल्यांकन। अब देखो, अब इसमें प्रश्न कई तरीके से बनते हैं। सबसे पहली बात, आपको इसका सीक्वेंस ध्यान में होना चाहिए। सीक्वेंस, किस संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सीक्वेंस क्या है, क्रम। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में होना चाहिए। आपसे पूछेगा संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य का उच्चतम स्तर क्या है, तो उच्चतम स्तर कौन सा है, मूल्यांकन। निम्नतम स्तर क्या है, ज्ञान। समझ में आई बात। तो ऐसे है। अब इन सबसे पहले याद करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले ध्यान में रखना, किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बाद में आता है अवबोध। अवबोध का मतलब होता है जैसे दो चीज़ों का आपको ज्ञान है और आप उसमें क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 ज्ञानोपयोग अनुप्रयोग, अर्थात जो चीज़ आपके दिमाग में है और यदि आप उसका, आपको अवबोध है अर्थात उसका कम ज़्यादा तुलना सबका ज्ञान है, तो आप उस चीज़ का कहीं पर क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नंबर 4 बात आती है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को खंड खंड करना, उसको विभक्त करना, उसको टुकड़ों में तोड़ना, ये सब कुछ आता है विश्लेषण के अंतर्गत, ठीक है। और संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़ों को जोड़ करके आप कोई एक नया प्रारूप बना देते हैं, नया ढांचा बना देते हैं, तो मतलब टुकड़ों को जोड़ना, वो आता है संश्लेषण। और विश्लेषण होता है किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, तो टुकड़ों में तोड़ी हुई चीज़ को ही तो जोड़ोगे, तो पहले विश्लेषण और उसके बाद में संश्लेषण। किसी चीज़ को पहले तोड़ा और उसके बाद में जोड़ा। और उसके बाद में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब आपको किसी चीज़ का ज्ञान था और उसमें आपने तुलना भी कर ली, और मतलब तुलना करने का मतलब आपको पता था कि इसमें ये डिफरेंस है, और उस चीज़ को आपने काम में भी ले लिया, ठीक है। उसके सारे खंडों को विभक्त करके उसके बारे में जान लिया और वापस उसको नया रूप दे दिया, तो अब ये रूप कहाँ तक सफल है ये चीज़ पता चलेगी मूल्यांकन में। तो ऐसे आप इसको याद रखना। तो याद करने का तरीका कैसा लगा आपको, ठीक है। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लग रहा है पढ़ने में आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हो कि ये ज्ञान है वो दूसरों तक भी पहुँचे, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आपको शेयर करना है, ठीक है विद्यार्थियों। इतनी तो हेल्प आप कर ही सकते हो। देखो आपको निःशुल्क मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप थोड़ी सी हेल्प करो हमारी। आगे देखो भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष का देखो निम्नतम स्तर है आग्रहण, उसके बाद में अनुक्रिया, उसके बाद में अनुमूल्यन, उसके बाद संप्रतीकरण, उसके बाद में संगठन और उसके बाद में चरित्रीकरण। तो अब इसमें भी ऐसे पूछेगा भावात्मक पक्ष है उसका निम्नतम स्तर क्या है, तो निम्नतम स्तर है आग्रहण, उच्चतम स्तर क्या है, चारित्रीकरण, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ। आग्रहण का मतलब होता है किसी भी ज्ञान को अपन ग्रहण करते हैं ना, वो। अनुक्रिया मतलब अब कोई ग्रहण कर ली, कोई चीज़ के बारे में अपन जानते हैं और उसके प्रति अपन जो रिएक्ट करते हैं वो। अब अनुमूल्यन में ये आपको अलग से बताएंगे इसके बारे में उदाहरण देकर। संप्रतीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपना जो कंसेप्ट डेवलप हो जाता है वो। और संगठन और चारित्रीकरण, तो उनको याद रखने का जो आप ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे एक मजाकिया ट्रिक बताते हैं आपको कि जैसे आपसे किसी ने किसी चीज़ के लिए आग्रह किया और आपने वापस क्या कर दी, उसके प्रति रिएक्शन कर दिया, मतलब प्रतिक्रिया दिखाई। किसी ने आपसे किसी चीज़ के लिए आग्रह किया और आपने उसकी क्या दिखाई, उस चीज़ के प्रति अनुक्रिया दिखाई, तो क्या होगा, तो आप उस चीज़ की प्रति अनुक्रिया दिखाते हुए उसका क्या करोगे, मूल्य का निर्धारण करोगे कि देखो भाई तूने आग्रह किया कि बाइक खरीद लो, ठीक है, बाइक खरीदने का आग्रह किया किसी ने आपसे, तो आपने तुरंत अनुक्रिया दी कि हाँ हाँ मुझे खरीदनी तो है, मैं देखूंगा। तो इतना कहने के बाद आपने उसका मूल्य भी बता दिया कि देख भाई 50,000 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इससे आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो गया कि ये 50,000 में नहीं देने वाला। भाई उसने मना कर दिया कि देख भाई हम अभी नहीं दे सकते, 50 की नहीं है तो 70-75 की है, अभी नहीं देंगे। तो कंसेप्ट डेवलप हो गया। तो अभी आपने क्या किया, उस बाइक को खरीद ली। खरीदने के बाद आपके संगठन में, मतलब समाज में, आस पड़ोस में, मान लो आपने हायाबुसा खरीद ली, तो आपके संगठन में, समाज में आपका चरित्र, मतलब आपकी छवि है वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो देखो ऐसे ये याद रखने का आपका ट्रिक है, ठीक है। अब आप किसी को लगता है दोबारा बताओ तो वीडियो को 40 सेकंड पीछे कर लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आता है क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में निम्नतम स्तर पर है उद्दीपक अनुकरण, उसके बाद में आता है कार्य करना, उसके बाद में परिशुद्धता नियंत्रण, उसके बाद में समन्वय जोड़बंदी, उसके बाद में स्वाभाविकरण और उसके बाद में आदत निर्माण।
तो पूछ ले क्रियात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर क्या है, तो निम्नतम स्तर है आपका उद्दीपन या अनुकरण, और उच्चतम स्तर पूछे तो वो है आदत निर्माण। अब इसको भी याद करने का आपको ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सको और एग्जाम में घटना को अंजाम दे सको। देखो उद्दीपन अनुकरण, जैसे देखो पहले कोई बाइक चलाना सीख रहा था, आप पार्क में गए और कोई बाइक चलाना सीख रहा था, ठीक है, क्या चलाना सीख रहा था, बाइक चलाना। अब आपने सबसे पहले उसका अनुकरण किया, मतलब उसको देखा खड़े खड़े कि ये कैसे चला रहा है, तो आपने देख लिया, अब वो बाइक रख के चला गया। अब आपने उसके ऊपर कार्य किया, मतलब अब आपने खुद ने उसको चलाना शुरू किया तो शुरू में आप नीचे गिरे, उठे, सब कुछ हुआ, हाथ पैर चोट लगी। उसके बाद में धीरे धीरे आपने उस पर क्या करना सीख लिया, कंट्रोल करना सीख लिया। कंट्रोल करने के बाद में क्या हुआ, पहले आप अलग अलग ध्यान में रखते थे कि इसका हैंडल ऐसे पकड़ूं, फिर गियर चेंज करते तो भी नीचे की तरफ देखते, ठीक है, और फिर आपको क्लच का अलग से ध्यान में रखना पड़ता दिमाग में ऐसे। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आपके परिशुद्धता आपने नियंत्रण पा लिया तो उसके बाद में आपने सब चीज़ों को एक साथ मतलब रेगुलेट करना सीख लिया कि भाई क्लच दबाना है, उसके बाद गियर लगाना ऐसे, तो मतलब आपने उसमें कॉम्बिनेशन सीख लिया। और फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये चीज़ आपके स्वभाव में आ गई, अब आपको अलग से ध्यान नहीं रखना पड़ता, ठीक है, और फिर आपकी बाइक चलाना आपकी क्या हो गई, आदत हो गई। समझ गए, ऐसे है ये चीज़। और इसका सही सीक्वेंस भी यही होता है कि इंसान पहले किसी चीज़ को अनुकरण करता है, फिर उस पर कार्य करता है, फिर उस पर धीरे धीरे उसका नियंत्रण होता है। फिर क्या होता है, जैसे पहले वो एक दो चीज़ें सीख जाता है, फिर वो उन चीज़ों को आपस में क्या कर लेता है, मतलब रिलेट कर लेता है, और फिर वो धीरे धीरे उसके स्वभाव में आ जाती है, और स्वभाव ज़्यादा दिन तक रहता है, कोई चीज़ स्वभाव में रहती है तो फिर वो उसकी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। और यही इसका सीक्वेंस है, ये भी आपको सीक्वेंस से ध्यान में रखना है। तो देखो क्या क्या आ गया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब हमको क्या करना है, अब हम एक एक को पर्टिकुलर पढ़ेंगे। पहले संज्ञानात्मक पक्ष को पढ़ेंगे, उसमें ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अवबोध के बारे में, उसके बाद में ज्ञानोपयोग के बारे में, फिर विश्लेषण के, फिर संश्लेषण के, और फिर मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की। तो संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य तथा उनसे संबंधित क्रिया सूचक कार्य। अब देखो ये PDF ये वाला ठीक है पेज, और ये 3 नंबर पेज है वो थोड़ा सा है, तो मैं इसको बोलूँगा और आप ध्यान में रख लेना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, वैसे मैं बोलूँगा तो आप थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना। देखो संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य तथा उससे संबंधित क्रिया सूचक कार्य। तो अब होगा क्या, आपको कोई भी एक लाइन देगा कि, और फिर उसके बारे में पूछेगा कि इसमें संज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य का क्या हो रहा है, मतलब किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है वगैरह, तो आपको पहचानना है, ठीक है। अब देखो संज्ञानात्मक पक्ष में पहला आता है ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है कि सूचनाओं को परिभाषित करना, सूचनाओं को पहचान लेना, सूचनाओं का प्रत्यय स्मरण कर लेना, और सूचना की जानकारी या ज्ञान होना, ये सब आता है आपके संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। देखो विद्यार्थियों, इस पेज की ये PDF तो आपको मिलेगी, और ये 3 नंबर पेज जो थोड़ा आपको ठीक नहीं दिख रहा है, इसकी मैं अलग से पिक खींच के और इस PDF के साथ में नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है। या फिर PDF जो फॉर्मेट मिलेगा आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पेज को चेंज कर दूंगा। अभी के लिए आप एक बार के लिए काम चला लो इससे। अब देखो सूचनाओं को परिभाषित करना, मतलब आप यदि किसी चीज़ की परिभाषा बता देते हो, किसी चीज़ को देखकर पहचान लेते हो, और किसी चीज़ को मैं बोलूँ कि बाइक, और आप उसका प्रत्यय स्मरण कर लेते हो, मतलब आप यदि उसको याद कर लेते हो, ठीक है, और किसी चीज़ की यदि आपको जानकारी है, तो ये सब चीज़ें आपके ज्ञान पक्ष को शो करती है। संज्ञानात्मक पक्ष में भी ज्ञान को शो करती है। आ गई बात समझ में। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि एक बालक वर्त की परिभाषा बता देता है, बताओ वो संज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है। तो आप ऐसे बताओगे कि भाई ये ज्ञान की पूर्ति, ज्ञान है, इसमें ज्ञान है, समझ गए। अवबोध, ऐसे आप अलग अलग ऑप्शन देगा तो उसमें आपको ज्ञान सेलेक्ट करना है, ठीक है। आगे देखो अवबोध। अवबोध का मतलब है कि व्याख्या करना, ये ज्ञान से हाई लेवल की चीज़ आती है अवबोध। अब ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अवबोध क्या है, अवबोध का मतलब होता है व्याख्या करना। व्याख्या करना अवबोध के अंतर्गत आता है। जैसे आपसे एक पूछे कि एक तो आप सिर्फ पहचानो कि ये पंखा है, और एक आप उसकी व्याख्या कर दो कि ये पंखा है, ये लाइट से चलता है, ये AC वोल्टेज से चलता है, ये 220 वोल्ट पे चलता है, ऐसे वैसे। तो ये आपने व्याख्या कर दी, मतलब आपको उस चीज़ का अवबोध है। यदि आप किसी चीज़ का सही उदाहरण दे देते हो, जैसे आपसे पूछा जाए
कि पहाड़ क्या होता है और आप बोलो कि जैसे हिमालय है, जैसे ये है, जैसे वो है, आप उदाहरण दे देते हो तो वो अवबोध के अंतर्गत आता है। यदि आप सटीक सटीक अनुमान लगाते हो तो वो भी अवबोध के अंतर्गत आता है। अनुवाद करना मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेट वगैरह करना, ये भी अनुवाद करना वगैरह ये अवबोध में आता है। और त्रुटि का पता लगाना भी किस में आता है? अवबोध में आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक बालक किसी भी चीज़ का सही उदाहरण दे देता है तो बताओ वो किसके अंतर्गत है ये चीज़? तो ये चीज़ किसके अंतर्गत है? अवबोध के अंतर्गत है। किसी चीज़ को वो परिभाषित कर देता है तो वो किसके अंतर्गत है? वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। और एक बालक त्रुटि का पता लगा लेता है तो उसको अवबोध है। समझ गए? अब आगे आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। ये तो नाम से जो स्पष्ट है कि प्राप्त किए गए तथा समझे गए ज्ञान को व्यवहारिक स्थितियों मतलब डेली लाइफ में उपयोग करने की क्षमता। ठीक है। तो अपने डेली लाइफ व्यवहारिक स्थितियों का ऐसे पूरा शाब्दिक पूरा एक्सप्लेन करें ब्रॉड लेवल पर तो ऐसे होता है। व्यवहारिक स्थितियाँ मतलब उस नॉलेज से रिलेटेड कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए और उस सिचुएशन में आप नॉलेज को यदि आप यूज में ले सको तो इसका मतलब आपने उस ज्ञान का क्या कर लिया? इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है। तो उपयोग करने की क्षमता। समाधान के सर्वोत्तम तरीके का चयन करना, यह भी अनुप्रयोग में आता है। और अमूर्त समझ को मूर्त रूप में व्यक्त करने की योग्यता, यह भी किस में आता है? अनुप्रयोग ज्ञानोपयोग में आता है। कैसे? अब इसको एक एक करके समझो। देखो, यदि आपको किसी चीज़ का ज्ञान है और उसको आपने कहीं पर उपयोग कर लिया उस ज्ञान का तो वो ज्ञानोपयोग में आएगा, नाम से स्पष्ट है। अब किसी चीज़ का हल निकालना है, समझ गए कि भाई इस नदी को कैसे पार किया जा सकता है, उसमें कई तरीके हैं नदी को पार करने का, और उसमें से यदि आपने सर्वोत्तम तरीके को पहचान लिया, सर्वोत्तम तरीके को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब आपको ज्ञानोपयोग गया। आपके अंदर ज्ञान था और उस ज्ञान में से भी आपने उस ज्ञान का उपयोग करते हुए सर्वोत्तम तरीके को सिलेक्ट किया। अमूर्त समझ को मूर्त रूप में व्यक्त करने की योग्यता, अर्थात आप में ज्ञान है कि जो मान लो कि अमूर्त, एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देखो कि आपको अमूर्त ज्ञान ये है कि कोई भी चीज़ इतनी दूरी पर रहती है तो वो इतनी देर में ये चीज़ क्या कर लेती है? तय कर लेती है। जैसे मतलब दूरी समय चाल को देख लो, ऐसे उस चीज़ का आपको क्या था? अमूर्त ज्ञान था, आपने सिर्फ पढ़ रखा था पूरा थ्योरेटिकल। और यदि आप उसको मूर्त रूप में स्पष्ट करने की योग्यता रखते हो कि ये बाइक है, इसको चलाओ, देखो बाइक लेकर चले, इतना चलने में इतना समय लगा, इतनी दूरी थी तो अपनी स्पीड ये आई, तो ये यदि आपकी योग्यता है तो आपने क्या किया? अपने थ्योरेटिकल नॉलेज का उपयोग कर लिया प्रैक्टिकल में, मतलब अमूर्त समझ को मूर्त रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये किस में आएगा? ज्ञानोपयोग में आएगा। पर्सन भी ऐसे पूछेगा कि एक बालक जो समाधान के सर्वोत्तम तरीके का चयन कर लेता है उसको किसकी पूर्ति हो चुकी है? संज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो ये ज्ञानोपयोग को प्रदर्शित करता है। अमूर्त जो होती है समझ, उसको मूर्त रूप में व्यक्त कर देता है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। एक बालक को समय दूरी चाल का ज्ञान था और उसने उसको व्यवहारिक परिस्थितियों में लागू करके सिद्ध कर दिया तो किसके अंतर्गत है? ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है खंड खंड करना, विभाजित करना। अर्थात देखो, इसमें सूचनाओं को विभाजित करके समझ विकसित करना विश्लेषण के अंतर्गत आता है। जैसे आपको एक वर्ग का परिमाप का सूत्र नहीं आता था तो अब मान लो ABCD, अब यदि बालक इसको खंड खंड करके कि A से B तक की दूरी इतनी, B से C की इतनी, और C से D की उतनी, और D से A की इतनी, तो ये परिमाप इतना हो गया। फिर इसने ऐसा लगाया कि ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस फिर चौड़ाई और फिर लंबाई, तो ये हो गया आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? आपने कि भाई किसी चीज़ को खंड खंड करके आपने उस पर समझ विकसित कर ली, तो ये सब आता है विश्लेषण के अंतर्गत। मान लो आपको ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो आपने क्या कहा? पहले तो इसके चारों ओर का निकाल लेते हैं, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrs निकाल लेते हैं। फिर ऊपर एक वर्थ है मतलब प्लस πr² है, फिर नीचे एक वर्थ है फिर πr² है, तो ये 2πrh प्लस 2πr² और 2πr कॉमन लिया तो r प्लस h। ये लो जी, ये तो बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आपने इसको खंड खंड करके अर्थात भागों में विभाजित करके इस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो ये है विश्लेषण। यदि और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए कि सूचनाओं को वर्गीकृत करना। सूचनाओं को वर्गीकरण करने का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ पर यदि आपको देखो, पहले आप वर्गीकरण कैसे करोगे? तो ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो, ये इससे आगे 1 नंबर पर ये है, 2 पर ये है, तो ये कैसे? देखो, यदि किसी चीज़ को आपको ज्ञान होगा
यदि वो आपके मेमोरी में होगी तभी आप उस पर देखो सही अनुमान लगाओगे। त्रुटि का पता तभी लगेगा जब उस चीज़ का ज्ञान है। आप व्याख्या तभी कर पाओगे जब उसका ज्ञान है। जब आपको ज्ञान है, आप उसमें अनुमान लगा सकते हो, त्रुटि का पता लगा सकते हो, तभी आप सर्वोत्तम तरीके का चयन कर पाओगे, ठीक है, और आप उसको व्यावहारिक परिस्थितियों में उपयोग कर पाओगे। यदि आपको ज्ञान है, आप उसमें अनुमान लगा सकते हो और आप उसको व्यावहारिक परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हो, तब आप उस ज्ञान को क्या कर सकोगे, वर्गीकृत कर सकोगे कि ये चीज़ें इस साइड ए में काम आती है और ये ज्ञान है ये बी में काम आता है। तो आप सूचनाओं का वर्गीकरण कब कर पाओगे, जब आपके बाकी के जो 3 भाग हैं वो क्या हैं, क्लियर है। आप सूचनाओं में अंतर कर पाओगे, आप सूचनाओं में तुलना कर पाओगे, आप सूचनाओं में संबंध स्थापित कर पाओगे और उन सूचनाओं का विश्लेषण कर पाओगे। तो ये सब आता है विश्लेषण के अंतर्गत। तो इन क्रियाओं को आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है कि विश्लेषण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। सूचनाओं को विभाजित करके उस पर समझ विकसित करना विश्लेषण के अंतर्गत आता है। सूचनाओं का वर्गीकरण करना भी विश्लेषण के अंतर्गत आता है। सूचनाओं में अंतर करना भी विश्लेषण के अंतर्गत आता है। सूचनाओं में तुलना करना, सूचनाओं में संबंध स्थापित करना और सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये सब विश्लेषण में आता है। आगे देखो संश्लेषण करना, ठीक है। संश्लेषण है वो विश्लेषण की ठीक उल्टी प्रक्रिया है और संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है इकट्ठा करना, समेटना, एकत्रित करना, जोड़ना। जहां विश्लेषण में खंड खंड किया जाता है वहीं संश्लेषण में उन सब खंड खंड किए हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। समझ में आई बात। तो ये विश्लेषण से भी आगे की ट्रिक है, सबसे विश्लेषण से आगे का पोर्शन है। तो विभिन्न खंडों को एकत्रित कर नवीन निष्कर्ष का सर्जन करना, ये सब किस में आता है, ये संश्लेषण में आता है। समझ में आई बात। अब सामान्यीकरण करना, यदि सामान्यीकरण करने का मतलब होता है कॉमन पैटर्न को पकड़ना। यदि आप किसी चीज़ में कॉमन पैटर्न को पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब आपको संश्लेषण की पूर्ति हो रही है। संक्षिप्तीकरण करना मतलब बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ मैटर था और आपने उसको संक्षिप्त में लिख दिया, तो इसका मतलब आपने उसका क्या कर दिया, संश्लेषण। और योजना का निर्माण करना भी संश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब देखो कुछ चीज़ें देखो आप ट्रिक बना लिया करो। जैसे संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है इकट्ठा करना। अब देखो इससे योजना निर्माण को रिलेट कर दो। यदि आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करना चाहते हो तो आप एक योजना का निर्माण करोगे। तो ये किस में आ गया, संश्लेषण में। देखो हो गया याद। तो ऐसे याद होगा आपको। और देखो विभिन्न खंडों को एकत्रित कर नवीन निष्कर्ष का सर्जन करना। समझ में आ गया। आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करोगे योजना बना के, तो आप उसमें क्या करोगे, सभी दोस्तों को इकट्ठा करके सलाह मशविरा करोगे और विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करके कोई नई प्लानिंग बना लोगे। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें ऐसे आपको थोड़ा बहुत दिमाग पर लोड दे के काम लेना है। आगे आता है मूल्यांकन। जब आपको संश्लेषण विश्लेषण सब हो गया, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग सब, तब आप चेक करोगे किसी बच्चे का, मतलब आपको नॉलेज चेक करना होगा। आप टीचर रहोगे, जाओगे कक्षाओं में, तो आपको चेक करना होगा कि इस संज्ञानात्मक पूरे उद्देश्य की मतलब कितनी पूर्ति हुई है, किन किन स्टेप क्लियर है, बच्चा अंतर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, समझ विकसित हुई है कि नहीं हुई है, अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रकट करने में सक्षम है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मूल्यांकन करना होगा, इवेल्यूशन करना होगा। तभी आप क्या कर पाओगे, उस बच्चे के बारे में निर्णय ले पाओगे, उसकी आलोचना कर पाओगे। आलोचना का मतलब गुण दोष का समान रूप से बखान करना। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप उस बच्चे का आप मूल्यांकन लोगे। प्रशंसा करनी होगी तो भी वो आप तभी कर पाओगे जब आप उस बच्चे का क्या लोगे, मूल्यांकन लोगे। औचित्य स्थापित कर पाओगे। औचित्य स्थापित का मतलब ऐसे एक तरीके से टीका टिप्पणी, मतलब टिप्पणी वगैरह उस बच्चे के बारे में, और आप उसके आधार पर आगे का निर्णय भी ले पाओगे कि उसको कैसे क्या बताना है। समझ में आई बात। तो निर्णय लेना, औचित्य स्थापित करना, आलोचना करना, प्रशंसा करना, ये सब चीज़ें किसको शो करती है, मूल्यांकन को शो करती है। समझ में आई बात। अब इसको याद रखने का ये तरीका बता दिया। अब इसमें देखो ऐसे पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि एक बच्चा, एक बालक है, एक कक्षा 8 का बालक किसी भी चीज़ की प्रशंसा करता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। वो किसी घटना को देखकर उसके बारे में निर्णय ले लेता है, तो उसको किसकी पूर्ति है, तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ऐसे है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये मूल्यांकन तक हो गया। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ये मटेरियल आज की क्लास का इतना ही है। यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।